हाँ जी, starting with shall I say next chapter or shall I say next part of share-based employee benefit regulation? We can simply say it is starting with the next part of the share-based employee benefit and sweat equity regulation, and now obviously the focus area is on sweat equity shares. और स्वेट इक्विटी शेयर्स का चैप्टर, अब आप, मैं तो इसको नया चैप्टर बोल रहा हूँ, आप नया चैप्टर ना कहना चाहो, आप ये कहना चाहो कि वो सेम चैप्टर का ही एक एक्सटेंशन है, उसका पार्ट है। सबसे पहली चीज बोलूंगा, पेपर सेटर इज वेरी हैप्पी आस्किंग दिस पेज नंबर 9.1 अगेन एंड अगेन इन द एग्जाम, बार बार पूछा जाता है। डिफाइन स्वेट इक्विटी शेयर, डिफाइन स्वेट इक्विटी शेयर एंड व्हाट इज द लीगल रिक्वायरमेंट एज पर कंपनीज एक्ट इन द स्वेट इक्विटी शेयर। तो वो सबसे पहली चीज तो आपको क्या पूछा, मतलब पेपर सिक्योरिटी लॉ का है, लेकिन आपसे पूछ क्या रहे हैं, सेक्शन 54 ऑफ कंपनी लॉ बताइए। तो एक बार फटाफट सा रीकैप कर लेते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर आप लोगों को याद होगा, स्वेट इक्विटी शेयर उन एम्प्लॉइज को दिया जाता है, उन डायरेक्टर्स को दिया जाता है जो कंपनी को कुछ टेक्निकल नो हाउ देते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क देते हैं, कोई वैल्यू एडिशन देते हैं, किसी प्रकार का कोई वैल्यू एडिशन कंपनी को देते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देते हैं किसी भी नाम से। So sweat equity share means equity shares which are issued to those directors, which are issued by a company to its directors, its employees at a discount, and it can be at a discount to market value or at a discount to face value, at a discount to face value। यहाँ पर जो डिस्काउंट का मतलब है कंपनी लॉ में वो फेस वैल्यू से है, और एट अ डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू तो 10 रुपए का शेयर है और कंपनी 1 रुपए में दे रही है, या कभी कभी तो कंपनी कहती है 1 रुपए अभी क्यों लेना, आपने जो पेटेंट दिया है कंपनी को, कॉपीराइट दिया है, उसके बदले में हम आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, तो हम आपसे कैश लेंगे ही नहीं, वी विल नॉट टेक एनी कैश फ्रॉम यू। ये ऐसा भी होता है, दैट ऑल्सो हैपन्स। जस्ट अ सेक। हाँ जी, then talking about this further, I'll say section 54 finally, section 54, and I repeat over here, I just repeat, sweat equity share कंपनी सारे एम्प्लॉइज को नहीं दे रही है, सारे डायरेक्टर्स को नहीं दे रही है, सिर्फ उस एम्प्लॉय को दे रहे हैं, सिर्फ उस डायरेक्टर को दे रहे हैं जिसने कंपनी को कुछ स्पेशल दिया है। और वो स्पेशल क्या हो सकता है, वो स्पेशल टेक्निकल नो हाउ हो सकती है, वो स्पेशल चीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो सकते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, यू नो दैट डिफरेंट थिंग्स आर देयर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, किसी भी प्रकार का वैल्यू एडिशन हो सकता है। और ये यहाँ पर एक एग्जांपल मैं हमेशा लेता रहता हूँ कि मान लीजिए कि कंपनी का जो कंपनी सेक्रेटरी है उसने कंपनी को बहुत अच्छे से मैनेज किया, तो उसकी वजह से कंपनी को गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस अवार्ड मिला है। सुना कभी ऐसा? गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस अवार्ड मिला है, और ये अवार्ड कहाँ से मिला है कंपनी को? या तो बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर से मिला है, BS, या फिर इकोनॉमिक टाइम्स, ET न्यूज़पेपर से मिला है। और जब कंपनी सेक्रेटरी के बहुत हार्ड वर्क करने से वो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस अवार्ड मिला, तो कंपनी के चेयरमैन को बुलाया गया। बिजनेस स्टैंडर्ड ने जो ज्यूरी बनाई है, बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर ने जो ज्यूरी बनाई है, उन्होंने एक सेमिनार रखा एक 5 स्टार होटल में, ऑडिटोरियम में, और वहां पर ऑल ओवर इंडिया बहुत सारी कंपनीज के चेयरमैन को बुलाया गया, और जो बेस्ट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस अवार्ड जिस कंपनी को मिल रहा है, उस कंपनी के चेयरमैन स्टेज पे आते हैं और अवार्ड रिसीव करते हैं और बड़े खुश होते हैं कि हमारी कंपनी को ये अवार्ड मिला है। लेकिन उसके पीछे सारा हार्ड वर्क किसने किया हुआ है? कंपनी सेक्रेटरी ने किया हुआ। तो कंपनी सेक्रेटरी ने हार्ड वर्क किया, तो क्या उसको भी बदले में स्वेट इक्विटी शेयर्स मिलने चाहिए? यस। एंड देन वी से कि उसकी वजह से हो सकता है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस अवार्ड की वजह से कंपनी की गुडविल मार्केट में बढ़ गई है, कंपनी का जो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर है वो बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, तो कंपनी को इसके लिए फिर कंपनी को स्वेट इक्विटी शेयर दिया जा रहा है, दैट इज बीइंग गिवन। तो हर एम्प्लॉय को नहीं दिया जाता, सिर्फ किसको? जिन्होंने कंपनी को वैल्यू एडिशन दिया है, टेक्निकल नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सिर्फ उन्हीं को।
और पहली लाइन जहां पर जो शुरू होती है, अब ये कंपनीज एक्ट है आपके सामने जो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, एंड दैट सेज नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 53। तो सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट गया भाड़ में, और सेक्शन 53 क्या है, अ कंपनी कैन नॉट इशू द शेयर्स एट डिस्काउंट। लेकिन यहां पर तो कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, तो अलाउड है। Notwithstanding anything contained in section 53, a company may issue the equity shares, sweat equity shares will at discount। लेकिन sweat equity shares कौन सी क्लास के होने चाहिए ये ध्यान रखिएगा, of a class already issued in the past, already issued in the past, if the following conditions are fulfilled, namely। और sweat equity shares issue करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, कंपनी को एसआर पास करना है। नंबर 2, एसआर के अंदर लिखा होना चाहिए, क्या लिखा होना चाहिए कि करंट मार्केट प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स हम कितने देने वाले हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स में। नंबर 2, आजकल हमारी कंपनी के शेयर का करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। नंबर 3, कंसिडरेशन, क्या हम कुछ लेने वाले हैं, क्या कुछ कैश कंसिडरेशन लेने वाले हैं, इफ एनी, येस और नो। एंड द क्लास ऑफ डायरेक्टर्स जिनको हम स्वेट इक्विटी शेयर्स देने वाले हैं, क्लास ऑफ एम्प्लॉइज जिनको हम स्वेट इक्विटी शेयर्स देने वाले हैं, ये सारी बातें स्पेशल रेजोल्यूशन में लिखनी पड़ेंगी। और ये पॉइंट सी लॉ मेकर ने डिलीट कर दिया है, जिसमें पहले बोला था कि कंपनी को बिजनेस शुरू हुए 1 साल या 1 साल से ज्यादा हो चुका होना चाहिए, देन ओनली द कंपनी कैन इशू द स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब ये कंडीशन डिलीट हो गई है, इट इज नॉट देयर एनीमोर, 2018 में डिलीट कर दिया था। आज की तारीख में अगर मैं पूछूं कि कंपनी को पैदा हुए और बिजनेस शुरू किए सिर्फ 6 महीने हुए हैं, कैन द कंपनी इशू द स्वेट इक्विटी शेयर्स, आंसर इज येस। तो अभी कंपनी का बिजनेस शुरू हुआ है, 6 महीने हुए हैं, और तब किसी एम्प्लॉय ने वैल्यू एडिशन दिया है कंपनी को, पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क दिया, तो कंपनी उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स दे सकती है। देन नेक्स्ट पॉइंट, वेयर द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड, अगर कंपनी लिस्टेड है तो उस केस में कंपनी हैज टू फॉलो द सेबी रेगुलेशंस, कंपनी हैज टू फॉलो द सेबी रेगुलेशंस। अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है, इफ द कंपनी इज नॉट लिस्टेड, तो कंपनी हैज टू फॉलो द रूल्स मेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो फिर एमसीए के रूल्स फॉलो कीजिए अगर आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है। स्ट्रेट क्वेश्चन इन द एग्जाम, सेक्शन 54 बताइए, और कंपनीज एक्ट का सेक्शन 54 आप एग्जाम में लिख रहे हो, जबकि आपका पेपर सिक्योरिटी लॉ का है, बट दे आर आस्किंग द क्वेश्चन, यू हैव टू गिव द आंसर। एंड देन सेक्शन 54 सब सेक्शन 2 में कह रहे हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स में नॉर्मल इक्विटी शेयर वाले सारे राइट्स होंगे। वेल, नॉर्मल इक्विटी शेयर्स वाले राइट्स, लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस, जो भी प्रोविजंस होते हैं, वेल नॉर्मल इक्विटी शेयर्स, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स वाले, वो सारे प्रोविजंस यहाँ पर स्वेट इक्विटी शेयर्स को भी अप्लाई होंगे। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स को कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, दे विल बी ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स की तरह ही उनको ट्रीट किया जाएगा। दे विल रैंक पारी पसु विद द अदर ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स, पारी पसु में बोले तो एट पार विद द ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स उनको ट्रीट किया जाएगा। तो एक एग्जाम क्वेश्चन तो आपका यहीं पर ही खत्म हो जाता है, वन एग्जामिनेशन क्वेश्चन इज ओवर। दूसरी चीज यहां पर पूछी जा रही है, क्या स्वेट इक्विटी शेयर को, एक क्वेश्चन अपने आप में एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, क्या स्वेट इक्विटी शेयर को हम ये माने कि वो प्रेफरेंशियल ऑफर है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है। अब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट तो आपने कब पढ़ा था, सेबी आईसीडीआर के चैप्टर में पढ़ा था, प्रेफरेंशियल इशू, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। तो क्या स्वेट इक्विटी शेयर्स को माने कि ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है, आंसर इज नो। पहला तो आंसर सीधा सीधा क्या देना है आपको, नो। और पहला आंसर ये हम नो क्यों दे रहे हैं, उसका रीजन है कि अगर हम कंपनी लॉ की तरफ भी जाकर देखते हैं तो कंपनी लॉ में जो सेक्शन प्रेफरेंशियल ऑफर का सेक्शन है 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, उसके साथ जो जुड़ा हुआ रूल है, इसके साथ जो जुड़ा हुआ रूल है वो है रूल 13 ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014। उसमें प्रेफरेंशियल ऑफर की डेफिनेशन दी हुई है कि प्रेफरेंशियल ऑफर का मतलब होता है बल्क अलॉटमेंट टू सिंगल पर्सन और टू द सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस, either equity shares or the convertible securities, but the preferential offer does not include, अब इसमें क्या क्या नहीं आता, preferential offer does not include public issue, preferential offer does not include right issue, preferential offer does not include ESOP, preferential offer does not include ESPS, preferential offer does not include sweat equity shares, and number 6 preferential offer does not include बोनस शेयर्स, नंबर 7 प्रेफरेंशियल ऑफर डज नॉट इंक्लूड इशुएंस ऑफ एडीआर जीडीआर। ये 7 चीजें प्रेफरेंशियल ऑफर नहीं मानी जाती। मेरे को इन 7 से अभी मतलब नहीं है, मुझे अभी सिर्फ मतलब किससे है, स्वेट इक्विटी शेयर से। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करना प्रेफरेंशियल ऑफर नहीं माना जाता, और स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करते समय आपको प्रेफरेंशियल ऑफर वाली जो रेगुलेशंस हैं वो कंप्लाई नहीं करनी है, वो प्रेफरेंशियल ऑफर वाली जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लाई
नहीं करनी है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। ये प्रेफरेंशियल ऑफर डज नॉट इंक्लूड 7 आइटम्स एंड आउट ऑफ 7 आइटम्स देयर इज वन इज स्वेट इक्विटी शेयर्स। और वैसे भी हमें मालूम है प्रेफरेंशियल ऑफर कर रहे हैं तो हम प्रेफरेंशियल ऑफर वाली रेगुलेशन कंप्लाई करेंगे जो कहां दी हुई है, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन का पार्ट है, उसमें एक चैप्टर है वो कंप्लाई करेंगे। और स्वेट इक्विटी कर रहे हैं तो फिर हम ये जो रेगुलेशन अब पढ़ रहे हैं दैट इज शेयर बेस्ड एम्प्लॉइज बेनिफिट, शेयर बेस्ड एम्प्लॉइज बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन, वो स्वेट इक्विटी इस रेगुलेशन का पार्ट है। तो प्रेफरेंशियल इशू आईसीडीआर का पार्ट है और स्वेट इक्विटी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 का पार्ट है, और दोनों को मिक्स नहीं करना है, वी नो दैट। देन मूविंग ऑन फर्दर इनटू दिस, also the issue of the sweat equity by the listed company, and when we are talking about this issue of the sweat equity by the listed company, तो पहली चीज हम ये बोल रहे हैं कि वेल यहाँ अब आप जो भी पढ़ोगे, यहाँ अब आप जो भी पढ़ोगे वो अनलिस्टेड कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अनलिस्टेड कंपनीज के लिए गो बैक टू योर कंपनी लॉ पेपर और वहां सेक्शन 54 के साथ जो रूल्स दिए थे उन रूल्स में जाइए, वो कंप्लाई कीजिए। अनलिस्टेड कंपनीज सेक्शन 54 कंप्लाई करेंगी, एमसीए के रूल्स कंप्लाई करेंगी। यहां जो हम पढ़ने वाले हैं वो अनलिस्टेड कंपनीज के लिए नहीं है। वेल, प्रोवाइडेड दैट एन अनलिस्टेड कंपनी कमिंग आउट विद द आईपीओ एंड सीकिंग द लिस्टिंग ऑफ द सिक्योरिटीज ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज परसुएंट टू स्वेट इक्विटी शेयर्स शेल कंप्लाई विद दिस। तो हम कह रहे हैं आईपीओ भी लॉन्च हो रहा है और साथ साथ वो कंपनी अपने स्वेट इक्विटी शेयर्स को लिस्ट करवाना चाहती है, अपने स्वेट इक्विटी शेयर्स को लिस्ट करवाना चाहती है। सीकिंग द लिस्टिंग ऑफ द सिक्योरिटीज, एक तो हम कह रहे हैं आईपीओ लॉन्च कर रही है, एंड से पहले और एंड के बाद दो बातें हैं। एंड से पहले क्या बोल रहे हैं, अनलिस्टेड कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है, एक बात, और एंड के बाद दूसरी बात क्या है ब्रैकेट में, इट इज सीकिंग, वो मांग रही है कि हमें लिस्टिंग चाहिए। किसकी लिस्टिंग चाहिए, हमारे स्वेट इक्विटी शेयर्स की लिस्टिंग चाहिए। अगर वो लिस्टिंग परमिशन मांग रहे हैं तो फिर उस केस में देन यू हैव टू कंप्लाई विद द सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस 2018। तब भी करें आप ये रेगुलेशन कंप्लाई ना करो क्योंकि वो स्वेट इक्विटी शेयर्स आप आईपीओ के साथ साथ लॉन्च कर रहे हो, पैरेलल में लॉन्च कर रहे हो, तो वहां जाओ, यहां मत आओ। इस रेगुलेशन 2021 में बताओ, रेगुलेशन 2000 आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 में जाओ। आई होप गेटिंग दिस, बात समझ में आई। तो पहली बात तो अगर अनलिस्टेड कंपनी कर रही है तो ये रेगुलेशन अप्लाई नहीं होती, और दूसरी बात जो कंपनी आईपीओ लॉन्च कर रही है और आईपीओ के साथ पैरेलल में स्वेट इक्विटी शेयर्स साथ साथ लिस्ट करवाना चाह रही है, तो उनको आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 कंप्लाई करना है। उनको ये रेगुलेशन जो है एसबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021 कंप्लाई नहीं करना है। Now I'll say the most important technical point. Who is employee? Who is employee जो जिसको हम sweat equity shares दे सकते हैं, तो we are saying an employee of the company working in India or abroad. And number 2, the director of the company, well whether whole time director or not. अब बड़े सारे सवाल जुड़ जाते हैं। Employee का मतलब कौन, permanent employee या temporary employee, या दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। और यहाँ कहीं नहीं लिखा chosen by board of directors, ऐसा तो लिखा नहीं है। any employee of the company working in India or working abroad, हो सकता है इंडियन ऑफिस में काम कर रहा है, हो सकता है फॉरेन ब्रांच ऑफिस में काम कर रहा है, हमारी इंडियन कंपनी के फॉरेन ब्रांच ऑफिस में काम कर रहा है। अब एक चीज और, मैं क्या ये बोलूं कि जो भी एम्प्लॉय कंपनी को पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क देगा, जो भी एम्प्लॉय कंपनी को वैल्यू एडिशन देगा या टेक्निकल नो हाउ देगा, वो एलिजिबल हो जाता है टू टेक द स्वेट इक्विटी शेयर्स। कंपनी कैन इशू द स्वेट इक्विटी शेयर्स टू सच एम्प्लॉय, एक बात। दूसरी बात, यहां पर द कंपनी लिखा है, व्हाट अबाउट द होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी, ग्रुप कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो द कंपनी का मतलब वो कंपनी जो इशू कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के ओन एम्प्लॉइज को देगी। होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉइज नहीं है, सब्सिडी कंपनी के एम्प्लॉइज नहीं है, ग्रुप कंपनीज के एम्प्लॉइज नहीं है, और एसोसिएट कंपनी के भी नहीं है। उनको स्वेट इक्विटी दें भी क्यों, दूसरी कंपनीज के एम्प्लॉइज को हम क्यों स्वेट इक्विटी दें? हर कंपनी अपने एम्प्लॉइज को खुद दे, अपने आप दे, हम क्यों दें उन दूसरी कंपनी के एम्प्लॉइज को? गेटिंग दैट? तो ऑफ द कंपनी है, एक चीज वो क्लियर होनी चाहिए। और इसमें ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज आ गए, लेकिन ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉइज जो कंपनी को कुछ वैल्यू एडिशन दें, टेक्निकल नो हाउ दें, पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क दें, वो सारे आ गए, एक बात। दूसरी बात, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर होल टाइम डायरेक्टर और
पार्ट टाइम डायरेक्टर। तो अब इसमें पूछना चाहूंगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आएगा या नहीं आएगा, येस और नो। ईसोप में तो नहीं था और पहले वाली पांचों स्कीम में नहीं था, यहां पर है इंक्लूडिंग ऑल टाइप ऑफ डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग आईडी। बाकी सारे तो हैं, अब आलतू फालतू बातों में टाइम वेस्ट ना करें, बाकी सारे हैं। सिर्फ प्रॉब्लम सिर्फ किसको लेकर थी, आईडी को लेकर थी, तो वो क्लियर हो गया कि वहां आईडी को हटा रखा था, यहां पर आईडी है। एक सवाल और पूछना चाहूंगा, कंपनी का प्रमोटर है जो कंपनी का एम्प्लॉय भी है, क्या उसको दे सकते हैं स्वेट इक्विटी शेयर? वो तो वैल्यू एडिशन तो कर ही रहा है, वैल्यू एडिशन तो कर ही रहा है, तो क्या उसको भी दे सकते हैं? आंसर इज यस। ईसोप में हटा दिया था, ईसोप में हटा दिया था, लेकिन यहां पर है एक चीज और, कंपनी में एक डायरेक्टर है जो डायरेक्टर होने के साथ साथ कंपनी का शेयर होल्डर भी है, और एज शेयर होल्डर ही इज होल्डिंग 10% इक्विटी शेयर्स इन द कंपनी और मोर देन दैट। क्या इसको भी दे सकते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स? दे सकते हैं, जबकि ईसोप में मना कर दिया था। तो ईसोप में तो बहुतों को मना कर दिया था, यहां पर तो किसी को भी मना नहीं किया है। सारे एम्प्लॉइज आ जाओ, सारे डायरेक्टर आ जाओ, सब आ जाओ, जो कंपनी को टेक्निकल नो हाउ दे रहा है, जो कंपनी को वैल्यू एडिशन दे रहा है, वो ले जाओ स्वेट इक्विटी शेयर्स। हमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, लेकिन बस याद रखना एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है, और यहां पर तो कोई एक्सक्लूजन है ही नहीं, हमने किसी को एक्सक्लूड किया ही नहीं है। जो टेक्निकल नो हो दे रहा है, जो वैल्यू एडिशन दे रहा है, तो वो लेकर जाओ। सो ऑल एम्प्लॉइज, ऑल डायरेक्टर्स, और नीचे लिख लो नोट बनाकर, देयर इज नो एक्सक्लूजन, देयर इज और देयर आर नो एक्सक्लूजन्स। तो पहली वाली 5 स्कीम्स में क्लियर है ना, पहले वाली 5 स्कीम्स में एक्सक्लूजन थे, यहां पर तो कोई एक्सक्लूजन है ही नहीं। Then we move on further. Regulation 30, the issue of sweat equity shares to the employees. A company whose equity shares are listed on the recognized stock exchange, जो कंपनी लिस्टेड है, वो सेक्शन 54 भी कंप्लाई करेगी, और सेक्शन 54 कंप्लाई करने के साथ साथ these regulations भी कंप्लाई करेगी, these regulations, and will provide the sweat equity share to those employees who are providing the technical know-how and making available the intellectual property rights to the company or any value addition to the company by whatever name called. बस डबल कंप्लायंस करना है। डबल कंप्लायंस क्या करना है? सेक्शन 54 कंप्लाई करना है, और उसके साथ साथ ये जो रेगुलेशंस आपको दी गई हैं ये भी कंप्लाई करनी है, दोनों का डुअल कंप्लायंस करना है। दैट्स इट, दैट्स इट। नेक्स्ट वन, मैक्सिमम क्वांटम ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स कितने दे सकते हैं? तो इसमें दो बातें हैं, एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में कितना दे सकते हैं, और ओवरऑल टोटल कितना दे सकते हैं। तो पहले 1 फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। द कंपनी शैल नॉट इशू द स्वेट इक्विटी शेयर्स फॉर मोर देन 15% ऑफ द एग्जिस्टिंग paid up equity share capital in 1 year. तो this is maximum yearly limit. ये क्या है? maximum yearly limit. तो सीधा सीधा एग्जाम क्वेश्चन है कि एक साल में कितने स्वेट इक्विटी शेयर्स दे सकते हैं, आ चुका है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, दोबारा भी आ सकता है। एक साल में कंपनी कितना दे सकती है? मैक्सिमम 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, और इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं लेनी, फ्री रिजर्व्स नहीं लेना, सिक्योरिटी अकाउंट नहीं लेना, सिर्फ मैक्सिमम 15% ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। एग्जिस्टिंग वर्ड से क्या मतलब है? स्वेट इक्विटी शेयर से पहले जो पुराने वाले चले आ रही हैं, प्री इशू स्वेट इक्विटी शेयर से पहले जो पुराने शेयर चले आ रहे हैं, अगर पुराने 100 शेयर चले आ रहे हैं कंपनी में, पुराने 100 इक्विटी शेयर हैं, तो आप 15 मोर इशू कर लीजिए, यू कैन इशू 15 मोर। एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का 15% आप और दे सकते हैं जो पहले से चली आ रही है। देन प्रोवाइडेड दैट द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स इन द कंपनी शैल नॉट एक्सीड 25% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एट एनी टाइम। तो ये हो गई आपकी ओवरऑल लिमिट हो गई, ये इस लिमिट के ऊपर नहीं जाना है। एंड दिस इज हाउ मच? मैक्सिमम 25% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। और इसमें आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं लोगे, फ्री रिजर्व्स नहीं लोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट्स नहीं लोगे, यू विल नॉट टेक ऑल दैट। और लिखने के लिए मैं कई बार PUEC भी लिख देता हूं, पेड अप इक्विटी कैपिटल, या PUESC लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है।
सो एक साल की लिमिट 15%। अच्छा, लास्ट ईयर 15% ऑलरेडी इशू कर चुके हैं, करंट ईयर 10% और इशू कर लेते हैं, तो 15 + 10 25 की लिमिट में रहने का है, दैट इज ईयर। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कंपनी विच इज लिस्टेड ऑन द इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। तो अभी कौन सी वाली कंपनी हो गई आपकी, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी या स्टार्टअप पब्लिक कंपनी? स्टार्टअप पब्लिक कंपनी जो इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है। स्टार्टअप पब्लिक कंपनी लिस्टेड ऑन इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, और इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे या तो उनके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड हैं या फिर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज लिस्टेड है। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर तो लिस्ट ही नहीं होते इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे, अलाउड ही नहीं है। तो स्टार्टअप पब्लिक कंपनी विच इज लिस्टेड ऑन द इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म विल उनको परमिट कर रहे हैं नॉट मोर देन 50%, नॉट मोर देन 15% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इन 1 फाइनेंशियल ईयर। उनके लिए भी एनुअल लिमिट तो वही है, क्या है एनुअल लिमिट? 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इन 1 फाइनेंशियल ईयर, बट सब्जेक्ट टू ओवरऑल लिमिट मैक्सिमम 50% of the paid up equity capital of the company up to how many years? Up to 10 years from the date of incorporation or registration। समझ में आया कुछ? सेम टू सेम कंपनी लॉ के साथ जो रूल्स हैं उसमें भी है। मुझे एग्जैक्टली रूल नंबर तो याद नहीं है, आपको याद है, बड़ी अच्छी बात है। एग्जाम्पल, सिर्फ एक एग्जाम्पल लेकर यहाँ क्लोज करूंगा इसको, प्राइवेट के बजाय यहाँ पब्लिक कर दूं, क्योंकि कंपनी लॉ में तो हम प्राइवेट कंपनी बोलते हैं, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी, और यहाँ पर क्या हो जाता है, स्टार्टअप पब्लिक कंपनी हो जाता है हमारे पास। एग्जाम्पल तो सेम लेकर आ रहे हैं हम कंपनी लॉ से, एंड दिस इज इनिशियल इन फर्स्ट 10 ईयर्स, शुरू के 10 सालों की बात हो रही है। और हम प्रिज्यूम कर लेते हैं 1 मिनट के लिए कि आपकी कंपनी, अच्छा आप 2015 की बजाय 2021 कर देना चाहे आप, मतलब, लेकिन एग्जाम्पल इज सेम, कॉन्सेप्ट इज सेम। आप यहाँ पर 2015 ना लिखकर 2015 की जगह पर 2021 कर दोगे तो आप आगे कहानी यहाँ से बढ़ा सकते हो, बट एग्जाम्पल इज एब्सोल्युटली सेम। तो मैं प्रिज्यूम कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए कि कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी 2015 एंड दैट इज फाइनेंशियल ईयर 14-15। इनकॉर्पोरेशन हुआ कंपनी का, प्रमोटर्स ने उस वक्त कितना लिया था, 50 लाख इक्विटी शेयर लिए थे कंपनी में, 50 लाख इक्विटी शेयर्स लिए थे उस वक्त फाइनेंशियल ईयर 14-15 में। 2017 आया, पहली बार कंपनी ने स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किए एम्प्लॉइज को, और कितने दिए, 15 लाख इक्विटी शेयर्स दिए उस वक्त मान लीजिए। और फिर ऐसे ही फिर आगे 2021 में 15 लाख और दिए, फिर 2022 में 15 लाख और दिए, फिर 5 लाख और दिए हैं, और टोटल करते करते 50 लाख दे दिए और टोटल हो गया ये 1 करोड़। क्या ये एग्जांपल, ये कंपनी लॉ की लैंग्वेज के हिसाब से, वैसे एक सेकंड शायद यहाँ चेंज करना पड़ेगा मुझे, एग्जिस्टिंग बोल रहे थे या यहाँ एग्जिस्टिंग वर्ड हटाया है इन्होंने, एक बार मैं देख लूं, यहाँ पर एग्जिस्टिंग वर्ड हटाया है, नॉट मोर देन 15% ऑफ एग्जिस्टिंग नहीं लिखा यहाँ पर, ये थोड़ा सा खेल गई है, आप देखो यहाँ पर जरूर एग्जिस्टिंग था, बट यहाँ अब नीचे यहाँ एग्जिस्टिंग नहीं है, तो आप अंदर इंक्लूड करके चल रहे हैं यहाँ पर 15% और 50% को आप ओवरऑल के अंदर इंक्लूड करके चल रहे हैं। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। तो ये ऐसा नहीं कि पुराना जो 50 लाख है उसका 15%, हम कह रहे हैं वैसा नहीं है। तो यू कैन इंक्लूड दिस 15 लाख, जब आपका टोटल हो जाएगा 65 लाख, तो उसके अंदर इंक्लूड कर लीजिए आप, उसके अंदर ओवरऑल का 15% आप 1 साल में रख लीजिए, समथिंग लाइक दैट। मतलब मैं एक रफ आइडिया लेने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको परफेक्ट एग्जांपल मत मानो एग्जाम के लिए, बट जस्ट टेकिंग अ रफ आइडिया कि आप 1 साल में 15% करके अगर चल रहे हो और चौथे साल में 5% ले लो आप, तो ये सब मिलाकर आपने एम्प्लॉयज को कितना दे दिया है, 50 लाख। मैं कहां तक आने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ एक फोकस है मेरा, 50% इज अलाउड। और ये कैसे हो रहा है, प्रमोटर्स के पास कितने थे, 50 लाख, स्वेट इक्विटी में हमने कितने दे दिए, ये सब मिलाकर 50 लाख, टोटल कितने हो गए, 1 करोड़ हो गए। और ये 1 करोड़ आप मेंटेन करो अप टू 31 मार्च 2024, इस तरीके से मेंटेन करो आप। और इसमें एम्प्लॉइज का शेयर कितना है अब, 50 लाख शेयर्स आउट ऑफ 1 करोड़ शेयर्स, 50 लाख शेयर्स आउट ऑफ 1 करोड़ शेयर्स, मतलब कितना हो गया, 50% अलाउड है स्टार्टअप पब्लिक कंपनीज को, 50% अलाउड है, लेकिन ओवरऑल के अंदर, ओवरऑल ये नहीं करेगी एग्जिस्टिंग का ऊपर से 50% एड ऑन कर लो। क्या बोल रहे हैं कि ओवरऑल के अंदर 50% अलाउड है, लेकिन बाद में क्या करना पड़ेगा आपको, अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, 10 साल खत्म होने के बाद आपको रिड्यूस करके 25% पे लाना पड़ेगा। और 25% पे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी विल इशू न्यू शेयर्स टू द
अदर पीपल अदर देन एम्प्लॉइज, और उस वक्त कंपनी कितने और इशू करेगी? 1 करोड़ और इशू करेगी। तो 1 करोड़ ये और 1 करोड़ 2024 में जब कंपनी नए इशू करेगी, टोटल कंपनी में कितने हो जाएंगे? 2 करोड़ इक्विटी शेयर हो जाएंगे। और जब 2 करोड़ इक्विटी शेयर हो जाएंगे तो एम्प्लॉइज के हाथ में कितने होंगे? 50 लाख शेयर होंगे आउट ऑफ 2 करोड़ इक्विटी शेयर। और 50 लाख इक्विटी शेयर आउट ऑफ 2 करोड़ इक्विटी शेयर मतलब परसेंटेज लेवल क्या हो जाएगा? ब्रिंग इट डाउन टू द लेवल ऑफ 25%। ऐसा सब कुछ बोल रहे हैं। लेकिन स्टार्टअप कंपनीज को क्या बोला है? पहले 10 साल ऐश कर लो। क्या ऐश कर लो? एम्प्लॉइज को कितना दे सकते हो? 50% दे सकते हो एम्प्लॉइज को पहले 10 साल के अंदर। और लेकिन 10 साल खत्म होने के बाद क्या करना पड़ेगा? उसके बाद रिड्यूस करना पड़ेगा और 50% को रिड्यूस करके 25% लेवल पे लाना पड़ेगा। और ये हम एग्जिस्टिंग का नहीं बोल रहे हैं, उसको जो शेयर्स एम्प्लॉइज को दिए जा रहे हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स, उसको ओवरऑल के अंदर इंक्लूड करके कैलकुलेट करके बता रहे हैं दैट 50% और ब्रिंग इट डाउन टू 25% लेवल। खैर जो भी है, जहां तक एग्जाम की बात है, कैलकुलेशंस नहीं पूछेंगे आपसे एग्जाम में, नोबडी इज आस्किंग द कैलकुलेशन। बस ये याद रखिएगा कि ऊपर यहां जहां शुरुआत की थी वहां क्या लिखा था उन्होंने? 15% ऑफ एग्जिस्टिंग लिखा था, लेकिन नीचे आकर फिर वो एग्जिस्टिंग वर्ड गायब हो गया है। ओवरऑल लिमिट में भी 25% जो लिमिट है इसमें भी एग्जिस्टिंग नहीं बोल रहे हैं। तो 25% इंक्लूड्स स्वेट इक्विटी। 25% ओवरऑल लिमिट ऑफ 25% इंक्लूड्स स्वेट इक्विटी, वो उसका पार्ट ही है, इंक्लूसिव ऑफ स्वेट इक्विटी। और यहां पर भी जो नीचे यहां बातें हो रही हैं, यहां पर भी 15% और 50% इज इंक्लूसिव ऑफ स्वेट इक्विटी। सिर्फ ऊपर जो था पहली लाइन, वेरी फर्स्ट लाइन ऑन द टॉप, उसमें क्या बात हो रही थी? उसमें बात हो रही थी कि एग्जिस्टिंग का 15% लेना है, तो पुराना वाला 100 और नया वाला 15 और। गेटिंग दैट? वहां ऊपर एग्जिस्टिंग था, नीचे फिर उन्होंने एक्सक्लूड करना शुरू कर दिया। हालांकि इसके ऊपर कई बार लोग बहस करते हैं कि अगर मेन प्रोविजन में ऊपर एग्जिस्टिंग का ले रहे हैं तो नीचे प्रोवाइजो में हम कॉन्सेप्ट चेंज क्यों कर रहे हैं? प्रोवाइजो तो उसी का चल रहा है ना, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट। इसके ऊपर बहस होती है एट टाइम्स, बट द क्लैरिटी इज नॉट देयर 100%। लेकिन मैं लिटरल इंटरप्रिटेशन करूं तो फिर मेन प्रोविजन में एग्जिस्टिंग का 15% और नीचे प्रोवाइजो में 25% या 50%, जहां पर भी आपको नजर आ रहा है, जो भी नजर आ रहा है, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ द स्वेट इक्विटी शेयर्स ऑल्सो। देन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना तो मैंडेटरी है ही, यू हैव टू पास द एसआर। और सेक्शन 54 में भी लिखा हुआ है यू हैव टू पास द एसआर, और सेबी रिपीट कर रहा है यू हैव टू पास द एसआर इन द जनरल मीटिंग। और एसआर में अब आपको क्या क्या बताना है? वेल रादर हम कह रहे हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी, और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपको क्या क्या बताना है? यू हैव टू गिव द डिस्क्लोजर्स एज पर शेड्यूल 2 ऑफ दीज रेगुलेशंस, और शेड्यूल 2 हमारे सिलेबस में है नहीं। Then the issue of the sweat equity shares to the employees who belong to the promoter family, promoters group shall be approved. Promoter family को आप दे सकते हैं, promoter employees को आप दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए you have to pass, well, shall be approved by SR, passed by the simple majority of shareholders in the general meeting. तो यहाँ पर तो ordinary resolution मांग रहे हैं, more than 50%, ये अलग से मांग रहे हैं। हाँ जी, वो एम्प्लॉइज जो प्रोमोटर्स ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो उनके लिए SR नहीं चाहिए, उनके लिए OR चाहिए। By way of the resolution passed in the general meeting by simple majority, तो इनके लिए स्पेशल प्रोविजन बना दिया। लेकिन ऐसा कैसे हो जाएगा? कंपनी लॉ में तो क्लियर कट लिखा है, किसी को भी देना हो सेक्शन 54 का एसआर तो पास करना ही है, बट पास एसआर अंडर सेक्शन 54, और सेबी उसको तो रिलैक्स कर ही नहीं सकता जो कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है। एसआर तो पास अल्टीमेटली होगा ही होगा, सेबी कांट रिलैक्स इट। Provided that for passing such a resolution, voting through the postal ballot or voting through e-voting as specified shall also be adopted. तो postal ballot आपको मालूम है 110 और e-voting 108। वैसे तो कंपनी लॉ में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि SR you have to pass this SR by postal ballot,
और मैं तो कहूंगा कंपनी में 1000 मेंबर्स हैं, लिस्टेड कंपनी है, तो ई वोटिंग करवाओ। उसमें पोस्टल बैलेट में तो झमेला ही बहुत होता है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग पोस्टल बैलेट का प्रोसीजर ही काफी लंबा हो जाता है, 37 डेज का हो जाता है। ई वोटिंग का तो मालूम है ना कि चलो 3 to 6 डेज फॉर वोटिंग है और फटाफट रिजल्ट आता है। तो एडवाइस क्या करेंगे फिर इस केस में? ई वोटिंग इज एडवाइजेबल। ये जल्दी जल्दी वाला प्रोसीजर करो, वो लंबा लटकाने वाला काम मत करो। पोस्टल बैलेट इज अननेसेसरली अ वेरी लॉन्ग बॉदरेशन एक्चुअली। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द promoters group shall not participate in the resolution। वेल जब अच्छा मतलब ये एक ऐसा रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं जिसमें प्रोमोटर्स वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो आज से आप ऐसे मान लो दिस इज इन एडिशन टू एसआर, दिस इज इन एडिशन टू एसआर, मतलब एसआर तो आपको पहले पास करना है। स्टेप वन पहले तो आप एसआर पास कर लो और उसके बाद प्रोमोटर्स को देना है तो एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और पास करो। लेकिन इस ओआर में खास बात क्या है? प्रोमोटर्स ग्रुप जो है वो वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, विल नॉट पार्टिसिपेट इन द वोटिंग प्रोसेस इन दिस, क्योंकि आप प्रोमोटर्स को दे रहे हो और प्रोमोटर्स तो अपना रेजोल्यूशन खुद पास करवा ही सकते हैं, वोटिंग पावर पहले ही ज्यादा होती है। देन ईच इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर शैल बी वोटेड बाय अ सेपरेट रेजोल्यूशन, बट आई विल से एवरी टाइम इट इज सेपरेट एसआर अंडर सेक्शन 54 और सेपरेट रेजोल्यूशन के साथ लिखा नहीं ORSR, लेकिन मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि इट हैज टू बी SR। और एक तो सेक्शन 54 की वजह से प्रिज्यूम कर रहा हूँ, एक अगर मैं पीछे भी वापस जाकर देखूं तो सेक्शन दिस रेगुलेशन 32 सब रेगुलेशन 1 में भी SR ही तो पास कर रहे थे वहां पर। तो वो I'll put it that way also कि ये कनेक्टिविटी वापस कहाँ जा रही है, प्लस रेगुलेशन 32 सब रेगुलेशन 1। Then resolution for the issue of the sweat equity shares shall be valid for a time period of how much time? Sweat equity shares का SR कितने टाइम के लिए वैलिड है? SR is valid for 12 months। अच्छा, अगर आपको परचांस याद हो जब आपने वो पढ़ा था प्रेफरेंशियल इशू, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, सेबी ICDR के चैप्टर में, तब मैंने आपको एक फ्लो चार्ट दिखाया था उसका, और उसमें 90 ट्रेडिंग डेज, 10 ट्रेडिंग डेज, हायर प्राइस, याद है? वेल वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। उसमें भी एसआर पास किया था प्रेफरेंशियल इशू के लिए। वो वाला एसआर कितने दिन के लिए वैलिड था? किसी को परचांस याद है? ICDR के चैप्टर में बताया था। स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड फॉर ओनली 15 डेज। वहां जो एसआर था वो दैट वाज वैलिड ओनली फॉर 15 डेज एंड दैट वाज टू ऑथराइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दैट एसआर वाज टू ऑथराइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट दे सकते हैं। हालांकि मैंने साथ में ये भी बोला था कि वो वाला फ्लो चार्ट आपके सिलेबस में नहीं था, दैट वाज समथिंग बियॉन्ड योर सिलेबस, गोइंग आउट ऑफ द सिलेबस। बट वो फ्लो चार्ट आपको दिखाया था स्क्रीन के ऊपर एक बार। एनी हाउस, अब वो फ्लो चार्ट देखने का वक्त एक बार और भी आ गया है, क्योंकि बात क्या हो रही है, आप ध्यान से पढ़ना, प्राइसिंग ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर की बात हो रही है। द प्राइस ऑफ द स्वेट इक्विटी शेयर शैल बी डिटरमाइंड in accordance with the pricing requirements stipulated for the preferential issue to a person other than the QIB well under the SEBI ICDR regulation। तो क्या बोल रहे हैं? स्वेट इक्विटी शेयर्स का प्राइस किस तरीके से डिटरमाइन कीजिए? उसी तरीके से डिटरमाइन कीजिए जैसे कि किस चीज का प्राइस डिटरमाइन किया जाता है? स्टिपुलेटेड फॉर द प्रेफरेंशियल इशू इन द SEBI ICDR रेगुलेशन। और SEBI ICDR रेगुलेशन में जो प्रेफरेंशियल इशू का जो प्राइस था, वो क्या प्राइस था? अब यहां पर दो प्राइसेस क्या थे? 90 ट्रेडिंग डेज एवरेज प्राइस और 10 ट्रेडिंग डेज एवरेज प्राइस। दोनों में से विचएवर इज हायर। और ये 90 ट्रेडिंग डेज या 10 ट्रेडिंग डेज आपको कौन से वाले कब लेने होते हैं? जिस दिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं उससे 30 दिन पहले होती है रेलिवेंट डेट, और उस रेलिवेंट डेट से पहले 10 ट्रेडिंग डेज या 90 ट्रेडिंग डेज विचएवर इज हायर बिफोर रेलिवेंट डेट। एंड रेलिवेंट डेट इज एग्जैक्ट 30 days बिफोर द डेट ऑफ पासिंग SR। एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर,
2 नंबर का 2 मार्क्स एग्जामिनेशन क्वेश्चन आ चुका है, प्राइसिंग ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। अब 2 नंबर में क्या लिख कर आएंगे? सी द पॉइंट इज कि ये 90 ट्रेडिंग डेज 10 ट्रेडिंग डेज, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, आईसीएसए मॉड्यूल में तो बताया नहीं हुआ है 90 ट्रेडिंग डेज और 10 ट्रेडिंग डेज बिफोर द रिलेवेंट डेट। आईसीएसए मॉड्यूल में तो सिर्फ इतना बताया हुआ है, प्राइस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर शैल बी सेम एज द प्राइस ऑफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इन द सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018, इतना ही बताया हुआ है। और फिर वहां पर जाकर सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 के चैप्टर में ये 90 और 10 बताया ही नहीं हुआ, मतलब आपके चैप्टर में तो बताया नहीं हुआ, तो आपको फिर एग्जाम में क्या लिखना है? ये 90 और 10 लिखना है या नहीं लिखना है? आपके आईसीएसए मॉडल में तो उन्होंने 90 और 10 कुछ नहीं बताया हुआ, हम लिखेंगे शो ऑफ, हमको पता है। तो आपके हिसाब से तो मतलब अगर मैं बोलूं ऑल ओवर इंडिया तो सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में एक लाइन लिखेंगे क्या? द प्राइस इज सेम एज द प्राइस ऑफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एज पर सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 फुल स्टॉप, क्योंकि आईसीएसए मॉड्यूल में इतना ही दिया हुआ है बस। ये तो फिर आगे का मैं बता रहा हूँ, और मैंने तो आपको जो चार्ट तब दिखाया था वो चार्ट एक बार दिखा भी देता हूँ यहाँ पर। ये आपको आईसीडीआर के चैप्टर में चार्ट दिखाया था, याद है? प्रेफरेंशियल इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, और तब बताया था एसआर इज वैलिड फॉर 15 डेज। लेकिन अभी यही एसआर 15 डेज के बजाय अगर स्वेट इक्विटी की बात हो रही है तो ये 12 मंथ्स हो गया है। और अगर मैं टाइटल चेंज कर रहा हूँ ऊपर, अब टाइटल क्या है? स्वेट इक्विटी शेयर्स, तो हम एसआर पास कर रहे हैं अंडर सेक्शन 54 और नाउ इट इज वैलिड फॉर एसआर मैक्सिमम 12 मंथ्स वैलिडिटी इज देयर। और फिर जिस दिन एसआर पास कर रहे हैं वहां से बैकवर्ड वर्किंग कर रहे हैं पीछे, तो 30 दिन पहले क्या है? रेलिवेंट डेट, और उस रेलिवेंट डेट से पहले 10 ट्रेडिंग डेज एवरेज प्राइस और 90 ट्रेडिंग डेज एवरेज प्राइस, फिर इन दोनों में से विच एवर इज हायर प्राइस। अब लेकिन इतना कुछ तो आईसीएसआई ने अपने मॉड्यूल में दिया ही नहीं है, I am not given the module. I hope got that. This is how it is. और यहाँ पर भी फिर वो अच्छा, यहाँ पर अभी लॉक इन पीरियड भी पढ़ोगे आप आगे। लॉक इन पीरियड इज सेम एज आईसीडीआर, स्वेट इक्विटी शेयर्स के ऊपर लॉक इन पीरियड इज सेम एज आईसीडीआर। तो आईसीडीआर में लॉक इन पीरियड कितना होता है आजकल? अब तो अमेंडमेंट हो गई, वहां पर भी 18 मंथ्स होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिस दिन रेजोल्यूशन पास करेंगे, स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉट करेंगे, उसके बाद लॉक इन इज से 18 मंथ्स। लेकिन वो 20% की लिमिट तक 18 मंथ्स था, 20% के ऊपर जा रहे थे प्रमोटर्स तो 6 मंथ्स था। तो वैसे ही कुछ होगा, स्वेट इक्विटी शेयर्स अगर 20% की लिमिट के अंदर है तो लॉक इन इज 18 मंथ्स, 20% की लिमिट के ऊपर अगर कुछ निकला तो 6 मंथ्स। वैल्यूएशन की बात करते हैं, the valuation of the know-how, the valuation of the technical know-how, valuation of the patent, copyright, trademark, value addition shall be done by merchant banker। तो यहाँ पर कंपनी लॉ में नॉर्मली बोलते थे रजिस्टर्ड वैल्यूअर अपॉइंट करो, अंडर सेक्शन 247 यहाँ पर वो चेंज हो गया, क्या हो गया? मर्चेंट बैंकर। देन मर्चेंट बैंकर मे कंसल्ट सच एक्सपर्ट्स एंड वैल्यूअर्स, वो चाहे तो कंसल्ट कर ले आगे, द एक्सपर्ट्स वैल्यूअर्स एज इट मे डीम फिट, हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ इंडस्ट्री एंड द नेचर ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ नो हाउ। तो मर्चेंट बैंकर के पास अगर कुछ एक्सपर्टीज की कमी है तो वो दूसरे वैल्यूअर्स को कंसल्ट कर सकता है रिगार्डिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और द वैल्यूएशन। मर्चेंट बैंकर शेल ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट certifying that the valuation of the know-how or the intellectual property or the value addition is in accordance with the relevant accounting standard। और ये accounting standard कौन सा होता है जिसमें intellectual properties की valuation करते हैं? AS 26 accounting standard 26 for the valuation of patent, copyright, trademark, intangible assets। अब जो भी है ये तो मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम तो है ही ना भाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वैल्यूएशन करना तो उन्हीं का काम है। हर कोई अपने अपने एरिया में एक्सपर्ट है, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सीएस के कोर्स करिकुलम में नहीं पढ़ाए जा रहे तो नहीं पढ़ाए जा रहे, लेकिन हमारे कोर्स करिकुलम में और बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा है। और यहाँ तो आप ये सोचकर खुश हो सकते हो ना कि हर साल जो एनुअल सर्टिफिकेट देना है वो किसने देना है? सेक्रेटेरियल ऑडिटर ने देना, तो खुश रहो। फिर दुखी क्यों हो रहे हो चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम आने से? तो वो भी खुश रहें, आप भी खुश रहो, लेट एवरीबडी बी हैप्पी।
देन वी विल से वेल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और सिर्फ मुझे सिर्फ ये लगता है कि जहां लीगल एक्सपर्टीज की बात है वहां पर हमारा नाम आना चाहिए, जहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह की बात आ रही है वहां उनका नाम है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ वहां आती है कि जहां लीगल एक्सपर्टीज की जरूरत है, कि वहां पर डॉक्यूमेंट अगर सर्टिफिकेशन कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट दे रहा है और सीएस नहीं दे रहा है, तो वो रेगुलेशन चेंज होनी चाहिए, वो गलत होनी चाहिए, वो हर्ट करता है कि भाई ये तो हमारा कोर एरिया है, तो हमारे कोर एरिया में हमारा सर्टिफिकेशन होना चाहिए। दैट इज द ओनली थिंग विच वी शुड एक्चुअली बॉदर अबाउट। उनका कोर एरिया है सीए वालों का, तो वो अपना सर्टिफिकेशन करें, उसमें क्या तकलीफ है। देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर हैविंग ओवर हियर, एंड दिस इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है 4-5 नंबर का, और इट इज सेम एज कंपनी लॉ। अगर आपने कंपनी लॉ में पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो आपको ऑलरेडी आता है बिना पढ़े, टेक माई वर्ड। और इसमें क्या है, स्वेट इक्विटी शेयर्स विच आर इशूड फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन। तो कंपनी ने वो पेटेंट लिया है, कॉपीराइट ट्रेडमार्क लिया है एम्प्लॉय से, और बदले में उसको कंपनी शेयर्स दे रही है। Then such non-cash consideration shall be treated in accordance with the following manner, either manner A or manner B in your books of accounts। बैलेंस शीट में अब आप P&L अकाउंट में कैसे शो करेंगे, तो A और B लिखा है, A and B नहीं है, क्या है, A और B है। अब ध्यान से पढ़िएगा, where the non-cash consideration takes the form of depreciable amortizable asset। अगर जो non-cash consideration आप ले रहे हो, it takes the form of depreciable amortizable asset, then that non-cash consideration, मान लो कि वो पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, जो भी है, आप उसको अपनी बैलेंस शीट में ले जा सकते हैं एज डेप्रिशिएबल और अमोर्टाइजेबल एसेट। देन इट शिल बी कैरिड टू द बैलेंस शीट एसेट साइड पे। बैलेंस शीट में किस साइड पे आ जाएगी, इन द बैलेंस शीट ऑन एसेट साइड, तो उसको बैलेंस शीट में आप ले जाएंगे एसेट साइड के ऊपर, और उसकी वैल्यू के बराबर स्वेट इक्विटी शेयर्स जो आप इशू कर रहे हो वो कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे, कैपिटल साइड पे। तो 20 करोड़ का पेटेंट लिया और बदले में 2 करोड़ इक्विटी शेयर इशू कर दिया, ऑफर बिस 10 ईच। समझ में आई बात। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे क्या दिखेगा, लायबिलिटी साइड पे क्या दिखेगा, एसेट साइड पे 20 करोड़ का पेटेंट, ₹20 करोड़ का पेटेंट, और लायबिलिटी साइड पे 20 करोड़ की इक्विटी, कैपिटल साइड पे और लायबिलिटी साइड पे 20 करोड़ की इक्विटी। बैलेंस शीट का बैलेंस बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा, बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। समझ में आ गई कहानी, सिंपल है। और प्रॉब्लम है पॉइंट बी में। मेन प्रॉब्लम कहां है, पॉइंट बी में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, वेयर द क्लॉज ए इज नॉट एप्लीकेबल। इसका मतलब क्या, पहले तो मुझे ये बताओ। वो जो नॉन कैश कंसिडरेशन आप ले तो रहे हो आप नॉन कैश कंसिडरेशन, लेकिन उसको आप बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते एज डेप्रिशिएबल एसेट, एज अमोर्टाइजेबल एसेट। ये प्रॉब्लम है। तो क्लॉज ए इज नॉट एप्लीकेबल का मतलब द नॉन कैश कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय कंपनी, कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय कंपनी कैन नॉट बी शोन इन बैलेंस शीट एज एसेट। आपने लिया तो है, मतलब एक तो वो नॉन कैश है और रिसीव भी किया है, लेकिन आप उसको अपनी बैलेंस शीट में दिखा भी नहीं सकते हो वेल एज एसेट, एज डेप्रिशिएबल एसेट, एज अमोर्टाइजेबल एसेट। तो फिर उसका क्या करें, ये प्रॉब्लम आ रही है कि बैलेंस शीट में एसेट साइड पे तो कुछ आया नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल, जो मैं सभी बैचेस में रिपीट करता रहता हूं, फॉर एग्जाम्पल कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, जिसने क्या लाकर दिया, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस अवार्ड, जिसने कंपनी के लिए बहुत मेहनत की और कहता है लो ट्रॉफी लेकर आया हूं। और बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में, इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे हमारी इतनी बड़ी फोटो छपी है ट्रॉफी लेते हुए, दैट बेस्ट नंबर 1 बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी ऑफ इंडिया, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस अवार्ड लेकर आया है या बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस अवार्ड लेकर आया है। अब कंपनी सेक्रेटरी ने वो ट्रॉफी लाकर पकड़ा दी चेयरमैन को। शेयर का रेट मार्केट में बढ़ गया, अगले दिन शेयर का रेट मार्केट में शूटअप हो गया और सब लोग खुश, प्रमोटर फैमिली खुश। शेयर का रेट मार्केट में एक ही दिन में 10% जंप आ गई। 10% जंप आ गई, बहुत बड़ी बात है एक दिन में, बिकॉज ऑफ दैट अवार्ड। अब कंपनी सेक्रेटरी को कह रहे हैं कि आपकी वजह से हुआ है, तो हम आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स देना चाहते हैं। अब स्वेट इक्विटी शेयर्स देंगे तो लायबिलिटी साइड पे तो आ जाएंगे स्वेट इक्विटी शेयर्स कि ये पकड़ो, आपको हमने लेट अस से 10 लाख शेयर्स दिए, 10 लाख इक्विटी शेयर्स दिए,
वो बैलेंस शीट में तो आ गया 10 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, तो 1 करोड़ रुपए के हो गए। एसेट साइड पे वो ट्रॉफी चिपका दी हमने बीच में बैलेंस शीट में, ये ट्रॉफी चिपका दो। तो एसेट साइड पे कुछ आया नहीं, तो फिर क्या करें अभी? अब उसको रेम्यूनरेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी दिखा दो, आप उसको एक्सपेंस दिखा दो। एक्सपेंस मतलब रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय दिखा दो इन द पीनल अकाउंट्स। एक्सपेंस दिखाने का मतलब क्या है? उसको रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय दिखाओ, कहां पर? इन द पीनल अकाउंट्स। और अगर वो कंपनी का डायरेक्टर हो तो, अगर वो कंपनी सेक्रेटरी ना हो तो, अगर वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो तो उसको बोलेंगे मैनेजीरियल रेम्यूनरेशन अंडर सेक्शन 197 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जिसमें वो लिमिट होती है 11% ऑफ नेट प्रॉफिट, से ज्यादा नहीं दे सकते। या 1 MD 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, ऑल MD WTD पुट टुगेदर 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो उसको मैनेजीरियल रेम्यूनरेशन दिखा दो। अगर कंपनी का डायरेक्टर है तो सेक्शन 197 में ले जाओ मैनेजीरियल रेम्यूनरेशन। डायरेक्टर ना हो तो, वैसे ही एम्प्लॉई है तो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय दिखाओ। मतलब दिखाना तो रेम्यूनरेशन है, चाहे रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय दिखाओ, चाहे रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर दिखाओ, जो भी दिखाना है। जिसको दिया है आपने शेयर्स, रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर दिखाना है तो रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर दिखाओ, और रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय दिखाना है, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय दिखाओ इन द पीनल अकाउंट, उसको खर्चा दिखाओ। अब ये दिखाने से क्या होगा, क्या फायदा होगा? और एग्जामिनेशन क्वेश्चन 4-5 नंबर का आया, तो इससे फायदा क्या होगा? जितना आप खर्चा डालोगे ना पीनल अकाउंट में, तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता है अकॉर्डिंगली वो उतना कम हो जाएगा, और वो जो बैलेंस कैरिड डाउन आता है ना पीनल अकाउंट से बैलेंस शीट में, वो अमाउंट कम हो जाएगा। तो जितने की आप शेयर्स डाल रहे हो बैलेंस शीट में, उतने का पीनल क्रेडिट बैलेंस जो नीचे से बचकर आ रहा है बैलेंस शीट में, वो उतना कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो आपकी बैलेंस शीट का बैलेंस बराबर रहेगा, बना रहेगा। हमें तो बैलेंस शीट का बैलेंस बनाना है ना, बीच में सस्पेंस अकाउंट नहीं आना चाहिए। जो बचपन में गंदी हरकतें करते थे 11th-12th क्लास में स्कूल में, सस्पेंस अकाउंट डाल के पता नहीं कहां से आया, क्या हुआ, डाल दो बीच में, बैलेंस बनाना है, तो वो वाला काम तो करना नहीं है, वो काम नहीं करना है। तो बैलेंस बनाने के लिए ये काम बोला जा रहा है। समझ में आया आपको क्या हो रहा है? और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 में अगर हम ये सब कुछ पढ़ते थे तो मैं तो वहां तो जाकर बहुत कुछ बताता था कि भाई ऐसे कर लो, वो कर लो, और ये सब एग्जाम्पल्स हैं उसके। इफ डायरेक्टर एम्प्लॉइज गिव्स नॉन कैश कंसिडरेशन इट एंड विच कैन बी शोन एज डेप्रिशिएबल एसेट इन द बैलेंस शीट, तो वेल लायबिलिटी साइड पे आप वो स्वेट इक्विटी शेयर्स दिखा रहे हो कैपिटल साइड पे, और एसेट साइड पे आप वो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क दिखा रहे हो, तो आपकी बैलेंस शीट का बैलेंस बना रहेगा। ये तो आपका फर्स्ट क्लॉज हो गया, ये आपकी सिचुएशन 1 हो गई कि बैलेंस शीट में आप दिखा रहे हो। प्रॉब्लम तब आ रही है कि आपने जो नॉन कैश में लिया है वो ट्रॉफी है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस अवार्ड, और उसको आप दिखा नहीं पा रहे हो अपनी बैलेंस शीट के अंदर। और अगर नहीं दिखा पा रहे हो तो लायबिलिटी साइड पे तो आपके पास शेयर्स आ गए, लेकिन एसेट साइड पे एसेट कोई नहीं आई, सिर्फ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस अवार्ड की ट्रॉफी को चिपका नहीं सकते। तो फिर क्या करें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो भी आपके 20 लाख शेयर हैं एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 2 करोड़ रुपए का एक्सपेंस डालो अपने पीनल अकाउंट में उधर। आई होप गेटिंग दैट। और पीनल अकाउंट में जब 2 करोड़ का एक्सपेंस डालेंगे एक्सपेंसेस के अंदर, तो आपकी नेट प्रॉफिट फिगर कम हो जाएगी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कम हो जाएगा, और जो नीचे बैलेंस कैरी डाउन बचना है वो भी कम हो जाएगा। नाउ दिस इज द कंप्लीट पिक्चर। और जो आपकी बुक में लिखा है, अभी मैं कहूंगा ये लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे मैंने डायग्रामेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है कि इधर अगर आप उसको एसेट साइड पे दिखा सकते हो डेप्रिशिएबल एसेट, तो एसेट दिखा लो, और अगर एसेट साइड पे नहीं दिखा सकते हो, एसेट साइड पे कुछ नहीं है, देन द वैल्यू ऑफ द स्वेट इक्विटी शेयर शैल बी शोन एज एक्सपेंडिचर, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय और रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर इन द पीनल अकाउंट। तो वो 4 लाइनें अच्छे से एग्जाम के लिए बस आपको याद कर लेनी है, और कुछ नहीं। सॉरी, इसके बाद ऑडिटर का सर्टिफिकेट लेना है। इन जनरल मीटिंग सब्सिक्वेंट टू द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, द बीओडी शैल प्लेस बिफोर द शेयर होल्डर्स अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द सेक्रेटेरियल ऑडिटर। तो एक बार आप फिर से खुश हो सकते हो। तो ये ऑडिटर कौन है ऊपर? सेक्रेटेरियल ऑडिटर और प्रैक्टिसिंग सीएस
और उसके बाद आपको ये आपका सर्टिफिकेट लेकर एजीएम में प्लेस कर दिया जाएगा शेयर होल्डर्स के सामने कि हमने स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किए थे। सीलिंग ऑन मैनेजरियल रेम्युनरेशन, तो हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने डायरेक्टर को दिया है और फिर आपने डायरेक्टर को दिया है और फिर आप उसको पीनल अकाउंट में एक्सपेंस दिखा रहे हो, अगर डायरेक्टर को दिया है और पीनल अकाउंट में उसको एक्सपेंस दिखा रहे हो तो फिर वो डायरेक्टर रेम्युनरेशन का पार्ट है। और अगर डायरेक्टर रेम्युनरेशन का पार्ट है तो इट विल बी काउंटेड इन व्हाट, इट विल बी काउंटेड इन मैनेजरियल रेम्युनरेशन अंडर सेक्शन 197 198 ऑफ द कंपनीज एक्ट। 11% ऑफ नेट प्रॉफिट की लिमिट के अंदर काउंट होगा। ये पॉइंट डिस्कस किया जा रहा है। दिस विल बी काउंटेड इन द मैनेजरियल रेम्युनरेशन। आई एम जस्ट फिनिशिंग ऑफ विद 2-3 लाइन्स ओवर हियर। हाँ जी, लॉक इन पीरियड होगा या नहीं होगा? एंड द आंसर इज यस। हाउ मेनी मंथ्स? तो वी से सेम एज ICDR रेगुलेशंस 2018। और कितने महीने का होगा? 18 मंथ्स। लिस्ट करवाना पड़ेगा क्या? एंड द आंसर इज यस, लिस्ट करवाना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। और एनी एक्विजिशन ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, अगर कोई बाहर से आकर टेक ओवर करना चाहता है, एक्वायर करना चाहता है, तो क्या सेबी टेक ओवर कोड फॉलो करना पड़ेगा? आंसर इज यस, फॉलो टेक ओवर कोड। अगर कोई आकर स्वेट इक्विटी शेयर्स का टेक ओवर या एक्विजिशन करना चाहता है। इसके बाद जो बच गया है जनरल ऑब्लिगेशंस, नॉट फॉर एग्जाम रियली, आज तक एग्जाम में कभी आया नहीं और मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क। इसके बाद जो चैप्टर बच गया है वो आपका होमवर्क ही है। तो फर्स्ट 4 पेजेस एग्जाम में आते रहते हैं, वो हमने खत्म कर लिए हैं। और एग्जाम में पेज नंबर 5 के आगे कभी आज तक कभी नहीं आया, मतलब जून 2022 एग्जाम या उससे पहले कभी नहीं आया, नेवर एवर। बाकी आपकी कुछ किस्मत ही इतनी अच्छी है कि आप जो छोड़कर जाते हो वही आता है एग्जाम में, तो वो आपके ऊपर, मतलब आपको रिस्क लेना है या नहीं लेना। बट आई से पेज नंबर 9.5 ऑनवर्ड्स, पेज नंबर 9.5 और 9.6 9.7 इज मेरे हिसाब से नॉट फॉर एग्जाम, सो चैप्टर इज ओवर। थैंक यू सो मच। जय माता दी।